Hello students, today I am going to start another new chapter of your syllabus, Private, Public and Global Enterprises. Earlier in second chapter we have studied the private sector enterprises. Last chapter में हमने सभी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था. उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस प्लस ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में नॉलेज गेन किया था. लेकिन ये चैप्टर टोटल आपका बेस्ड है पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऊपर. इस चैप्टर में हम पब्लिक एंटरप्राइजेस को मेन इस पर कंसंट्रेट करेंगे. अब पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात जहाँ तक की जाए, वो जनरली गवर्न करती है. उसके एक्टिविटीज को मैनेज और कंट्रोल कौन करने जा रहा है? उसके एक्टिविटीज को मैनेज और कंट्रोल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करती है. अब बात आती है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हुआ करते थे. ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर उस टाइम नहीं होता था, लेकिन क्वांटिटी में हमारे पास पब्लिक सेक्टर ज्यादा थे. मेन इंटेंशन था इकोनॉमिक को ग्रोथ करवानी. अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जहाँ तक बात है, कोशिश तो बहुत की गई, सही बात है, लेकिन इकोनॉमी हमारी उतनी स्टेबल नहीं हो पाई कि मैक्सिमम हम पब्लिक सेक्टर पे अगर फोकस करें तो. ऐसे कंसेप्ट्स को के लिए नई स्ट्रैटेजी डेवलप की गई, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. जो पॉलिसी हमारी आई 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में नए कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया. वो था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू और कोशिश किया गया कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को मॉडिफाई करें और न्यू इनोवेशंस के साथ नई स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करें, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और साउंड होते चले जाए. अब बात हम वहाँ उस एलपीजी पे फोकस ना करके हम आते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ने की तरफ. फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हमारा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये ऐसा यूनिट, ऐसा एंटरप्राइज है जो गवर्नमेंट का खुद है. अब इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी होती है. फॉर्मेशन इजी इसलिए जो भी कंसर्न पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी है, वो इस डिपार्टमेंट को मैनेज करता है. उसकी सारी एक्टिविटीज को रूलिंग पार्टी का ही एक लीडर लीड करता है. अब ये कैसे हो सकता है? आप एग्जाम्पल देखो. इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा रेलवे और डिफेंस. आज की डेट में वी हैव 3 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स: रेलवे, डिफेंस एंड एटॉमिक रिसर्च सेंटर. अब अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रेलवे है तो खुद ही इस चीज को क्लियर होगा आपको कि ये एक ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू रन कर रही है. सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग. अब इसकी सेटअप कैसे, फॉर्मेशन कैसी होती है? इजी टू फॉर्म तो है ही. जो भी रूलिंग पार्टी आएगा वो इस डिपार्टमेंट का हेड लीडर बनके इस बिजनेस डिपार्टमेंट को रन करने लगेगा. अब इस डिपार्टमेंट से एक चीज आती है कि यार इसकी बॉडी जो है, तो इसमें जो भी फंड्स आते हैं वो किस तरह आते हैं, कैसे आते हैं. तो हम इस चैप्टर में यही रीड करने जा रहे हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है क्या, उसके क्या फीचर्स होते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स. अब मेन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फॉर्मेशन इजी है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. जब बात आती है कि रूलिंग पार्टी आ रही है तो हमारे पास एक नया मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट होता है, जो इस पूरे मिनिस्टर सारी एक्टिविटीज को इस डिपार्टमेंट के कंट्रोल करता है. अब बात आती है कि क्या इसके लिए अलग सेपरेट बॉडी है? हाँ, इसकी सारी फंक्शनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जो भी वर्क मैनेज किया जा रहा है उसके लिए एक सेपरेट बॉडी है.
ज़्यादातर इन डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट्स वगैरह वर्क करते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स में और क्या हो सकता है, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। इफेक्टिव कंट्रोल तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं इसके लिए। सबसे पहली बात आती है कि इन डिपार्टमेंट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्पेशली हमारा रेलवे। अब बात आती है कि जो भी फंड्स हमें मिल रहे हैं यहाँ से, वो सभी कलेक्ट कर दिए जाते हैं रेवेन्यूज में। अगर रेलवे के सारे फंड्स को हम रेवेन्यू में डालेंगे तो रेलवे की फंक्शनिंग कैसी होगी? तो रेलवेज को अगर इम्प्रूव करना है, इस डिपार्टमेंट को अपने में नया इनोवेशन करना है, इसके लिए बजटरी सपोर्ट्स मिलते हैं ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन। बजट्स में इनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल जो भी बजट्स हैं वो सैंक्शन किए जाते हैं। वो बजट्स को फिर उन मनी को, उस फंड को ये जहाँ यूज करना है जिस भी प्रोजेक्ट में वहाँ यूज करते हैं ना। ये तो इसकी पूरी हिस्ट्री और इसकी डिटेल्स हुई। अब मैरिट्स की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट मैरिट इज इजी फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फॉर्मेशन बहुत इजी है, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है वो इसे रन कर रहा है। इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल की बात जब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं इस सेटअप को, इस यूनिट को इजीली साउंडली रन करने के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स हमारे पास हमें फंड्स तो मिल रहा है, उन फंड्स को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है विदाउट एनी वेस्टेजेस। जितने फंड्स हमें सैंक्शंस हो रहे हैं उसको उस प्रोजेक्ट में प्रॉपरली यूटिलाइज करके दिखाना। अकाउंटेबिलिटी, अब अकाउंटेबिलिटी मीन्स आप किसके लिए आंसरेबल है। देखा जाए तो जो भी मैटर्स होते हैं इन डिपार्टमेंट्स में उसकी डिस्कशन पार्लियामेंट हाउस तक जरूर होती है। जब हम बात पार्लियामेंट हाउस तक ले जाते हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। इनकी अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबल किसको है? पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का वर्क ही किसके लिए कर रहा है? वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजंस हैं, जो भी चेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में आपको ये सब कुछ आपको जरूर डिस्क्लोज करना है। और वहाँ पे जाने का मतलब है यू आर अकाउंटेबल, मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। नेक्स्ट, अब पब्लिक रेवेन्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरिट इज पब्लिक रेवेन्यू। अब पब्लिक रेवेन्यू कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जितना भी फंड हम गेन कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू गेन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जा रही है। यानी कि वो रेवेन्यू किसकी होगी? पब्लिक के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी। टोटल सीक्रेसी इज मेंटेन्ड। क्यों मेंटेन की जाती है? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अब पब्लिक के लिए सब काम कर रहे हो तो कई बार ऐसी भी बातें होती हैं जिसको हम सीक्रेट रखते हैं। और मेनली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जिस यूनिट में सीक्रेसी को मेंटेन करना है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ही आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस में टोटल सिक्योरिटी रखनी है, टोटल सीक्रेसी मेंटेन करनी है, तो वो भी एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो रन गवर्न कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ सीक्रेसी टोटल मेंटेन है। नाउ दीज ऑल 6 आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ कम टू द डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में बात करें तो सबसे पहले इसका डिमेरिट हो जाता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब गवर्नमेंट यहाँ पर आप देखा जाए इनफ्लेक्सिबिलिटी इन विच सेंस? इनफ्लेक्सिबिलिटी हो गई हमारी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपने को जितना फंड मिला जिस भी बजट सेशन में ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन मिला, वो फंड आपको एक डेफिनेट प्रोजेक्ट के लिए इंटेंशन से मिला, कंप्लीट करने के इंटेंशन से मिला। तो योर डिसीजन इज नॉट फ्लेक्सिबल देयर। आपके लिए जो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई
इतने अमाउंट में इतना फंड दिया गया है, इतना आपका फंड सैंक्शन है, इसी में ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी टोटल बंद कर दी जा रही है। जो डिसीजन लिए गए हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, उसी पे इम्प्लीमेंट करना है आपको। यहाँ टोटल आपको रिजिडनेस मिल रही है, रिजिड स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट मेरिट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। टोटली मोटिवेशन इज लैक्ड हियर। हाउ? अब कैसे हो सकती है? अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, तो बच्चे सबसे पहले जो भी आपके पास प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हैं, जो फिक्स सैलरी है उतने के लिए आप लायबल हैं। मोटिवेशन कब मिलता है? जब एक्स्ट्रा आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, आप इंस्पायर्ड होते हैं, आपके वर्क को यहाँ पे कोई प्रेज नहीं किया जा रहा है। अगर आप कुछ अच्छा कर भी रहे हो तो उसके लिए अलग से आपको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, तो मोटिवेशन टोटल लैक है इधर। जो जिस काम के लिए असाइंड है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वही वर्क परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट कम टू लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ट्रेजरी में सारा पैसा जाता है इसका, लेकिन इन लोगों के पास उन फंड्स को यूज करने का राइट नहीं है। वो केवल उतना ही राइट है जितना फंड इस यूनिट को सैंक्शन हुआ है। यानी कि जो पैसे खर्च करने की इनके पास एकाधिकार होनी चाहिए, वो नहीं है इनके पास। यहाँ पे टोटल लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि जितना सैंक्शन हुआ उसी मनी को उतने में ही यूज करके रहना है। नेक्स्ट मेरिट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। प्रोफेशनल जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इतना होता है, प्लस दे हैव टू डू सो मच पेपर वर्क। इनके सारे डिसीजंस, कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट हाउस में अपने क्लैरिफिकेशन पेपर पे देते देते आपकी एफिशिएंसी टोटल लॉस्ट है। मीन्स जब डिसीजन लेना है तब नहीं लिया, बाद में लिया। तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट में शो करता है, क्योंकि क्विक डिसीजन का पैटर्न यहाँ नहीं है। यहाँ पर डिसीजन कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम ऑल अथॉरिटीज। पेपर वर्क को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट की एफिशिएंसी लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट कम टू रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। अब रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी क्या है? बेटा देखा जाए तो टोटल करप्शन है। अब यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिनिस्टर्स होते हैं। सेपरेट बॉडी है, बॉडी रन कर रही है ये हमारी, प्लस फंड्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हो नए नए आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हर चीज में इंटरफेरेंस किसका है? मिनिस्टर्स का। तो यहाँ पर जो भी डिसीजंस है अफेक्टेड बाय द मिनिस्टर्स डिसीजन, तो टोटल करप्शन है, क्योंकि कई डिसीजन फेवर के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं कि आपके फेवर में जा रहे हैं, तो वो आपने डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ड्रॉबैक है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इतनी है, रेड टेपिज्म इतना है कि ये फ्लरिश नहीं कर पाता डिपार्टमेंट। तो ये हमारा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब ऐसे एंटरप्राइजेस सुटेबल कहाँ हो सकते? ऐसी जगह जिन ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट फंड्स की जरूरत है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट मतलब सैंक्शन करे उनके डेवलपमेंट के लिए फंड्स, या फिर वहां जहां सीक्रेसी को मेंटेन करना जरूरी है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हमारे लिए सुटेबल उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ कम टू द पब्लिक कॉर्पोरेशन, विच इज वन ऑफ द अनदर पब्लिक एंटरप्राइज। ये डिफरेंट है थोड़ा उससे, लेकिन वो डिफरेंट क्यों है वो आगे आपको समझ आ जाएगा। पब्लिक कॉर्पोरेशन एंटरप्राइजेस, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसकी क्रिएशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? पार्लियामेंट हाउस में एक एक्ट को पास करने से। एक्ट पास होता है, पास करने के पीछे जानते हो आप लोग बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, कुछ उसके फेवर में कुछ अगेंस्ट में, उसके बाद एक एक्ट पास किया जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए एक एक्ट पास करना बहुत जरूरी है। एक्ट पास करने से मतलब होता है कंसर्न लेना। यहाँ
अब पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या हो सकती है? हमारी LIC, RBI, एयर इंडिया, दिस ऑल आर द पब्लिक कॉर्पोरेशंस, जिनका सेटअप फॉर्मेशन इसलिए किया गया कि दे हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक, बट दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अब इसकी फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी जो बॉडी है, इसकी एक्टिविटीज जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज और कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कौन अपॉइंट कर रहा है? इसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। दे ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट और क्या चीज आ सकती है? टाइम टू टाइम इनके अकाउंट्स को ऑडिट भी किया जाता है। कौन इनके इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्योंकि जरूरी है, आप सर्विस मोटो से आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है तो उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीजें हो रही है वो ऑडिट करना जरूरी है। अब हम आते हैं, ये जो फीचर्स हो गया हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन का, मेरिट्स की तरफ आते हैं। मेरिट्स में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। डिपार्टमेंटल में हमने पढ़ा था कि जो भी डिसीजन है अफेक्टेड बाय द कंसर्न मिनिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पर दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। इनका गवर्नमेंट से नहीं, डिपार्टमेंटल का की जो भी पहचान थी वो रूलिंग पार्टी के थ्रू पहचान बन रही थी, लेकिन इनका फॉर्मेशन एक सेपरेट एक्ट को पास करने से होता है। दैट्स व्हाई दे गेट सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकी सेपरेट बॉडी होती है जो अलग से वर्क परफॉर्म करती है। उसके साथ साथ इनकी वो सेपरेट बॉडी में अलग रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइडेड होते हैं, रिटन होते हैं। उसी के थ्रू आपके एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेसेस होती है। दूसरी चीज, जो भी चीजें उस एक्ट में मेंशन्ड है उसी को हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में, एंटरप्राइजेस में आपका बात होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मीन्स यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वर्क हो रहा है वो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस है, जो चीज वहां पे डिपार्टमेंटल में नहीं थी। नेक्स्ट कम टू क्विक डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्रेफर कर रहे हैं तो डिसीजन भी हमारा क्विक है, जल्दी डिसीजन है। टाइम टू टाइम हमें किसी मिनिस्टर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये अपनी बॉडी खुद कैपेबल है डिसीजन लेने में। सर्विस मोटिव। These type of organization are formed to provide services to the public. यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसी इंटेंशन से इसकी फॉर्मेशन की गई है। नेक्स्ट एफिशिएंसी का, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसके लिए एक सेटअप बॉडी प्रिपेयर किया जाता है जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सभी उसमें मेंशन होता है, उन्हीं की अकॉर्डिंग होती है। अब सेपरेट लीगल बॉडी की अकॉर्डिंग इसके पास ये एक्सपर्ट्स की अपॉइंटमेंट करता है, प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट करता है। इसके पास डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स वर्क करते हैं, तो इनका स्टाफ तो एफिशिएंट होना ही है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट कम टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय द एफिशिएंट स्टाफ, सो देयर इज प्रोफेशनलिज्म एवरीवेयर। यहाँ पर मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशनल है, सभी एम्प्लॉयज हमारे स्पेशलाइज्ड हैं, परफेक्ट है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो वी हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन पब्लिक कॉर्पोरेशंस। ये तो बच्चों था मेरिट्स। नाउ कम टुवर्ड्स द demerits of the public corporation. When we are talking about the demerits, one of the important demerit is, I have mentioned here administrative autonomy in merit. मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी आपको यहाँ बताया था मेरिट्स में। एक्चुअली फॉर्मेशन में ये चीज कहा गया कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहे, बट यही उसका सबसे बड़ा डिमेरिट आगे बन गया। कैसे कि ये ऑटोनॉमी, ये राइट इसका केवल पेपर तक ही रह गया। जो भी डिसीजंस थे यहाँ भी
मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस टोटल था। यहाँ भी जो डिसीजंस लेने जा रहे थे, जो ऑटोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे, वो केवल ऑन पेपर्स ही रहे थे। सो इट इज द वन ऑफ द मेन डिमेरिट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। आपको कोई मोटिवेट करेगा नहीं, आप इनिशिएट क्यों करोगे? यहाँ पर इनिशिएटिव का टोटल कोई चांस ही नहीं था। जो भी चीजें थी वो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल के थ्रू ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो इनिशिएटिव करने का मौका भी इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज को यहाँ पर नहीं मिला। नेक्स्ट, रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिमेरिट। हाउ? I have already told you that it is created by an act, by passing an act in Parliament House. अगर ऐसा कुछ है, उस एक्ट में मेंशन है इसके रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट। अब जब सब कुछ मेंशन है और आपको भी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो यू हैव टू फेस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो मेंशन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन है, जो रूल्स रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस आपको एक्ट में मेंशन है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट इन पब्लिक कॉर्पोरेशन वी फेस रिजिड स्ट्रक्चर। नाउ अनफेयर प्रैक्टिसेस। समटाइम्स डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रियल चॉइस। यहाँ भी आपके पास अनफेयर प्रैक्टिस की बात कही जाती है। कैसे? यहाँ भी जो डिसीजंस होते हैं, सेपरेट एंटिटी होने के बावजूद पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का आ जाता है। तो कई जगह ऐसी होती है कि अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए हम कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हो सकता है जो हमारे पब्लिक कॉर्पोरेशन के डेफिनेशन में नहीं आता। तो बच्चे, वी हैव हेड टुडे two public corporation organizations, departmental undertaking and public corporation. These two public sectors are very important for strengthen the economy of the country. अब आप पब्लिक कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन ही दोनों की अलग है। डिपार्टमेंटल एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं प्रूव कर रहा है, पब्लिक कॉर्पोरेशन जो एक सेपरेटली लीगल एंटिटी प्रूव कर रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसकी फॉर्मेशन एक्ट के पास होने से होती है। इसकी प्रेजेंस हमेशा है। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी उस टाइम आती है वो इसको टेक ओवर कर लेती है। तो दीज टू आर द मेन पब्लिक एंटरप्राइजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मेट इन नेक्स्ट क्लास।